हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझ रहे हैं इंटरनेशनल लॉ में डिप्लोमेटिक एजेंट, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और साथियों, अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहे और ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, ताकि बहुत अच्छी सी वीडियो और भी ला सकूँ यूट्यूब पर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। डिप्लोमेटिक एजेंट दो राष्ट्रों के बीच मीडिएशन का काम करता है और दो राष्ट्रों के बीच आपसी रिलेशनशिप को बढ़ाने का कार्य करता है। जिस स्टेट में उसको अपॉइंट किया गया है उसमें अपने स्टेट में प्रेजेंट करने का कार्य करता है। इसकी स्थापना या नियुक्ति के बारे में 17वीं सेंचुरी में यानी 17th सेंचुरी में डिस्कस किया गया था और इसके प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ 18 व 19th सेंचुरी में डिस्कस किया गया था। आगे हम इसमें बात करते हैं। वियना कन्वेंशन व डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 में सबसे पहले डिस्कस किया गया था कि हर स्टेट में यह कनेक्शन हुआ ही था कि डिप्लोमेटिक यहाँ पर पहले इसमें बता दिया गया है। और डिप्लोमेटिक रिलेशन दो राष्ट्रों के बीच रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए एक डिप्लोमेटिक एजेंट की नियुक्ति होगी जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का कार्य करेगा। ठीक है, वियना कन्वेंशन 1972 में हुआ। इसके बाद में इसे प्रभाव में लाया गया। इसमें कन्वेंशन में सभी स्टेट को बता दिया गया कि हर स्टेट में जो डिप्लोमेटिक एजेंट रहेंगे वह अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का कार्य करेंगे और आपसी रिलेशनशिप को बढ़ाने का कार्य करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट। फर्स्ट है एम्बेसडर एंड पोपर्स एम्बेसडर। ठीक, राजदूत तथा पोप के राजदूत। यह प्रथम श्रेणी का डिप्लोमेटिक एजेंट होता है। यह राष्ट्रों के अध्यक्ष द्वारा ही चुने जाते हैं। यह दो तरीके के होते हैं, हम पढ़ रहे हैं एम्बेसडर एंड पॉपर एम्बेसडर। ठीक है, यह दो तरीके के होते हैं, तरह के होते हैं। एम्बेसडर्स, एक जो पॉपर्स के द्वारा एम्बेसडर्स नियुक्त किए जाते हैं जिससे लिजेट्स कहते हैं। ठीक, दूसरा हम बात करते हैं फुल्ली एम्पावर्ड एम्बेसडर, पूर्ण शक्ति प्राप्त राजदूत। यह द्वितीय श्रेणी के डिप्लोमेटिक एजेंट होते हैं। इनकी फर्स्ट कैटेगरी से कम इनकी राइट व ऑब्लिगेशन होते हैं। तीसरा जो होता है मिनिस्टर ऑफ रेजिडेंस, निवास मंत्री। कांग्रेस ऑफ आइक्स ला चपाली 1818 में इससे भी जोड़ दिया गया था। फोर्थ है चार्ज कोरियर, कार्यवाहक इसको हिंदी में कहेंगे। इस कैटेगरी के राइट एंड ऑब्लिगेशन तीनों कैटेगरी से कम होते हैं, क्योंकि यह एम्बेसडर के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते, बल्कि जो स्टेट है फॉरेन ऑफिस के एक मंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह बहुत ही कम प्रतिष्ठान होते हैं। ठीक, प्रतिष्ठावान होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कम प्रतिष्ठावान होते हैं। आगे हम बात करें तो फंक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट की। पहला, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, अपने देश को रिप्रेजेंट करने का कार्य करते हैं। जैसे इंडिया का कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है, ठीक है, तो वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। अगर अमेरिका का पर्सन कोई इंडिया में रहता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अमेरिका को। ठीक, दूसरा मीडिएशन, मध्यस्थता तथा वार्ता। ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो डिप्लोमेटिक एजेंट का काम होता है कि दोनों के बीच मध्यस्थता यानी मीडिएशन कराना। ठीक है, थर्ड है इंस्पेक्शंस। तो डिप्लोमेटिक एजेंट का थर्ड कार्य क्या है? निरीक्षण करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। ठीक, चौथा प्रोटेक्शंस यानी संरक्षण। जिस स्टेट में एम्बेसडर की नियुक्ति की जाती है वहाँ के अपने देश के नागरिक को प्रोटेक्शन करता है। ठीक, ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, फिफ्थ नंबर जो है बिल्ड फ्रेंडशिप, मित्रता का संबंध बढ़ाना। ठीक है, जिस स्टेट में एम्बेसडर की नियुक्ति किया जाता है स्टेट तथा अपने स्टेट के बीच मित्रता बनाने का कार्य करता है। ठीक, चाहे वो आपका इकोनॉमिकल हो, कल्चरल हो या फिर साइंटिफिक हो। ठीक है, ये फ्रेंडशिप बढ़ाने का कार्य करेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट की। पहला है व्यक्तिगत सुरक्षा डिप्लोमेटिक एजेंट को दी जानी चाहिए। दूसरा, इसमें केस है टॉर्चर ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक एजेंट इन पाकिस्तान 1992 का है, 25 मई 1992 का है। इस केस को समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में राजेश मित्तल को डिप्लोमेटिक एजेंट के उच्च अधिकारी के तहत नियुक्त किया गया। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि राजेश मित्तल को 25 मई 1992 को
यह सोचा गया कि वह एक जासूसी है जो पाकिस्तान में जासूसी करने आया है, और बहुत सारे गुप्त डॉक्यूमेंट रखे हैं। इस तरीके की बात सोचकर राजेश मित्तल को जो राजेश मित्तल की गाड़ी थी, गाड़ी को रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, गिरफ्तार करने के बाद उनसे बहुत पूछताछ की गई और उन्हें मारा पीटा गया था। और जब पाकिस्तानियों द्वारा ऐसा कार्य किया गया तब भारतीयों द्वारा तुरंत फ्लाइट भेजा जाता है। ठीक है, और कि अपने डिप्लोमेटिक एजेंट को कैसे वापस लाया जाए। अब यहाँ पर समझें, जब भारत की तरफ से फ्लाइट भेजा गया तो उतरने तक नहीं दिया था पाकिस्तान ने। ठीक है, बहुत कोशिशों के बाद फ्लाइट उतारा गया और राजेश मित्तल को बहुत मारा पीटा गया, फिर भारत लाया गया। इसके बाद उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया गया। पाकिस्तानियों द्वारा वेना कन्वेंशन 1961 का तथा इंटरनेशनल लॉ का भी उल्लंघन किया गया है, क्योंकि कोई भी डिप्लोमेटिक एजेंट को एक पर्सनल सिक्योरिटी दी जाती है। अगर आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं तो उसके देश के साथ टॉर्चर कर रहे हैं, ये ऐसा समझा जाता है। ठीक है, यानी कोई भारत का व्यक्ति अमेरिका में गया तो वो भारत को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक कार्य किया जाता है तो वो किसके साथ समझा जाएगा, वो भारत के साथ समझा जाएगा, यानी वो भारत के साथ अपराध कर रहा है। ठीक, आगे हम बात करते हैं न्यायालयों के आपराधिक अधिकारिता से नियुक्ति, इम्यूनिटीज फ्रॉम जुडिक्शंस ऑफ कोर्ट। कोई भी जो न्यायालय की आपराधिक अधिकारिता से उन्मुक्ति प्राप्त होगी, जैसे कि कोई भी ऐसी घटना हो जाती है तो उन्हें न्यायालय में जाने की परमिशन नहीं होती, उन्हें न्यायालय के जुडिक्शन के यानी न्यायालय के जुडिक्शन से अलग रखा जाता है। ठीक है, न्यायालयों में जाने की जरूरत इनको नहीं होती है, जुडिक्शन से बाहर रखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक इसमें केस है, बहुत महत्वपूर्ण केस है, हैंगरी केस। हैंगरी के डिप्लोमेटिक एजेंट की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। हैंगरी के एक तलाकशुदा पुत्री एक टूरिस्टर के रूप में भारत में घूमने के लिए आती है और उसकी गाड़ी से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस पर भारत में केस फाइल किया जाता है। उसके फैमिली मेम्बर की तरफ से केस फाइल किया जाता है। तो डिप्लोमेटिक एजेंट कहता है कि हमारे रिलेटिव हैं तथा हमारे पुत्र हैं, इसलिए आप उस पर कोर्ट की जुडिक्शन या कोर्ट का प्रोसीडिंग उस पर फाइल नहीं कर सकते। और यहाँ पर भारत के द्वारा यह कहा जाता है कि आप यहाँ पर जुडिक्शन से बाहर नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जुडिक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता तथा रिलेटिव को जुडिक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता, इसलिए इनकी जो तलाकशुदा पुत्री थी उनके ऊपर केस फाइल किया जाता है और उसे उन्हें सजा का भी प्रावधान दिया जाता है। ठीक है, तो इस केस को आप समझ गए होंगे। अब हम थर्ड इम्यूनिटीज पढ़ते हैं, इम्यूनिटीज फ्रॉम सिविल जुडिक्शंस, दीवानी अधिकारिता से उन्मुक्ति, यानी इनको अगर इनके द्वारा कोई ऐसा एक्ट होता है तो इनको क्या है, दीवानी अधिकारिता से उन्मुक्ति, यानी उनको वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक एजेंट की दीवानी अधिकारिता से उन्मुक्ति होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हैं या लोन संबंधी मामला हो जाता है तो वह सिविल जुडिक्शंस के अंतर्गत नहीं आएगी। 4 इम्यूनिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो 4 में है इम्यूनिटीज़ फ्रॉम रेजिडेंस, निवास स्थान संबंधी उन्मुक्ति। कोई भी डिप्लोमेटिक एजेंट जो उनकी रेजिडेंस है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या उनके रेजिडेंस के ऊपर अधिकारिता नहीं की जा सकती। 5th नंबर जो है इम्यूनिटीज फ्रॉम बीइंग प्रेजेंटेड एज विटनेस। कोई भी डिप्लोमेटिक एजेंट है उनको साक्षी के रूप में कोर्ट में खड़ा नहीं किया जा सकता, खड़ा नहीं कर सकते। अगर कोई भी डिप्लोमेटिक एजेंट विटनेस के रूप में खड़ा होता है उनकी इम्यूनिटीज को खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, और 6 इम्यूनिटीज जो है इम्यूनिटीज फ्रॉम टैक्सेशन, करों से छूट होती है। देखिए वेना कन्वेंशन को आर्टिकल 34 और 36 में बताया गया है कि क्या है, इम्यूनिटीज फ्रॉम टैक्सेशन, करों से छूट होगी। 7th इम्यूनिटीज जो है इम्यूनिटीज फ्रॉम पुलिस रूल, पुलिस नियमों से इनको छूट होगी। डिप्लोमेटिक एजेंट अगर भारत से अमेरिका उनको अपॉइंट किया जाता है तो वह अपने अनुसार ज़िंदगी जीते हैं और उनका मानना रहता है कि अगर उनकी यहाँ नियुक्त की गई है तो हम वहाँ के जो नियम कानून हैं उसको फॉलो करेंगे, जो भी पुलिस द्वारा नियम बनाए जाते हैं उनको
हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे बीच प्रेजेंट करना हमारे बीच क्या है, प्रेजेंट करा रहा है। और अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो ऐसा माना जाएगा भारत के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है। यह उल्लंघन करते हैं तो उनको उन्मुक्ति से छूट दी जाएगी। उन्मुक्ति का मतलब छूट, उनको उन्मुक्ति दी जाएगी नियमों का उल्लंघन करने पर भी। ठीक, आगे बात करते हैं। 8 नंबर है राइट टू वर्शिप, उपासना का अधिकार। कोई भी डिप्लोमेटिक एजेंट हिंदू, मुस्लिम, सिख या कोई अन्य धर्म से है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप हमारे देश में जिस भगवान की पूजा करते हैं वही पूजा करो। ठीक है, अपने 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 धर्म के अनुसार आप पूजा उपासना कर सकते हैं। ठीक है, और 9th इम्यूनिटीज जो है इसमें राइट टू कंट्रोल अथॉरिटीज एंड देयर फैमिलीज। जैसे कि डिप्लोमेटिक एजेंट की नियुक्ति की जाती है तो उनके साथ उनकी फैमिली रहती है तथा उनके कर्मचारी रहते हैं। उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका पूरा वो क्या करेंगे, उसको पूरा करेंगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं। 10th जो इम्यूनिटीज है फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन, यात्रा करने का अधिकार। यात्रा करने का अधिकार में यह बताया गया है कि यह वेना कन्वेंशन का आर्टिकल 26 में बताया गया है। ठीक है, यात्रा करने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति जो डिप्लोमेटिक एजेंट नियुक्त किए जाते हैं तो उनको यात्रा करने का अधिकार प्राप्त है। आगे हम बात करते हैं 11 जो इम्यूनिटीज है राइट टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्बेसी, सूचना भेजने का अधिकार। अगर किसी भी डिप्लोमेटिक एजेंट की नियुक्ति की जाती है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वह इंफॉर्मेशन शेयर करना। ठीक है, ये आर्टिकल 27 में किसका आर्टिकल, वियना कन्वेंशन का। ठीक, 12th है इम्यूनिटीज है एग्जम्पशन फ्रॉम मिलिट्री लायबिलिटी, आर्टिकल 35 में है वियना कन्वेंशन की। ठीक है, सैन्य उत्तरदायित्व से छूट है। जो भी सैनिक उत्तरदायित्व है उनसे डिप्लोमेटिक एजेंट को छूट प्राप्त होती है।